हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था दोस्तों, जिसका नाम है इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद दिला दे कि जस्ट इसके पहले का जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था इस चैप्टर का, उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार 1960 के बाद, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके बाद इंदिरा गांधी जो थी वो प्राइम मिनिस्टर बनी एंड उन्होंने बहुत सारे चेंजेस हमारे गवर्नमेंट में लाया, हमारे इंडिया में बहुत सारे चेंजेस आया एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। फिर 1960 का हमने जब देखा तो 1960 के बाद 1970s जब आया था, तो उसमें हमने देखा कि कैसे इंदिरा गांधी ने बहुत सारी चीजों को यहां पे गवर्नमेंट में इंप्लीमेंट किया। नेशनल इमरजेंसी लगा दिया, 3 साल तक नेशनल इमरजेंसी था हमारे देश में, जिसमें बहुत ही खराब हालत हो गई पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स सिस्टम पूरा एकदम वर्स्ट हो गया था। तो ये सब चीज हमने देखा हमने, और उम्मीद करता हूं कि आपने इसके पहले का जो लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हमने ये सब चीज डिस्कस किया था, वो जरूर से आपने देखा होगा। क्योंकि अगर आपने नहीं देखा है तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले 1980, ठीक है ना, 1980s के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यार 1980s के दशक में क्या हुआ था। क्योंकि इसके पहले 1960 से लेकर 1970 पूरा हमने देख लिया, 1960 का पूरा देख लिया, 70 का पूरा देख लिया, अब 80 का हम लोग को देखना है। तो आज के इस वीडियो में 80 के बारे में बताऊंगा आप लोग को, लेकिन फिर आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा तो ही आपको समझ में आएगा। साथ ही में एक और चीज है कि अगर आप साइंस एंड मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो साइंस एंड मैथ्स का आप लोग का जो महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है, उसका कंप्लीट सिलेबस, एंटायर सिलेबस के जितने भी चैप्टर्स के जितने भी वीडियो है हमने सब अपलोड करके रख दिए हैं। आपको अगर देखना है तो प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो। 2 से 3 सेकंड का टाइम लगेगा, आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा, आपका जो भी स्टैंडर्ड रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जरूर से ढूंढ लेना। सेकंड चैनल भी है हमारा यूट्यूब पे जिसका नाम है JR टॉक्स, जिसमें हम करियर गाइडेंस के वीडियोस डालते हैं। आपको IAS IPS जो भी बनना है फ्यूचर में, उसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो जरूर जाइए देख लीजिएगा जाके चैनल को, और चैनल पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। साथ ही में दोस्तों, अगर आपने हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो जरूर से इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और आज का जो सबसे पहला जो टॉपिक हम शुरुआत करेंगे वो है दोस्तों 1980 का जमाना, यानी 1980 का जो टाइम था। इस टाइम में क्या क्या चीजें हुई पॉलिटिकल सिस्टम में, हमारे इवेंट में क्या क्या इवेंट्स हुए, वो सब चीज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये जो डिकेड था, ये बहुत डिफिकल्ट डिकेड था। यानी जो दशक बोलते हैं ना, डिकेड का मतलब क्या होता है, दशक। यानी 1980 से लेकर 1990 के बीच का जो 10 साल था, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहा है हमारे इंडियन सिस्टम के लिए, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। ठीक है, तो ये जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, ये 10 साल में उन्होंने बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस को फेस किया है। ठीक है ना, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया, क्योंकि इसके पहले का भी जो 10 साल बीता था उसमें नेशनल इमरजेंसी सबसे बड़ा चीज था, जो आज तक कभी भी इतिहास में हुआ नहीं है ऐसा कि पूरा नेशनल इमरजेंसी कर दिया और इसमें कोई भी इंसान अपना जो हक होता है वो मांग पाए। तो ये सब चीज पूरा बैन कर दिया गया था 1970s के दौरान में। ठीक है ना, तो ये सब चीज ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो ये जो 80s का जमाना था, इसमें बहुत डिफिकल्टी हो गया था। और साथ ही में जो सिख थे, सिख मतलब क्या होते हैं, पंजाबी जो लोग होते हैं सिख, ठीक है ना, आपको पता ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो जो सिख थे पंजाब के, वो चाहते थे, बहुत सारे सिख ये चाहते थे कि हमारा जो पंजाब है उसको अलग से कंट्री कर दिया जाए और खालिस्तान बना दिया जाए, ऐसा उनका डिमांड था। तो दे डिमांडेड कि पंजाब को एक इंडिपेंडेंट क्या बना दिया जाए दोस्तों, स्टेट बना दिया जाए। ठीक है, नॉट नेशन, स्टेट बना दिया और उसको खालिस्तान नाम दे दिया जाए। ठीक है, एंड इसके वजह से बहुत ज्यादा दंगे फसाद जो है होना शुरू हो गए उस रीजन के अंदर। ठीक है ना, वो जो इलाका था उसमें दंगे फसाद जो है होना बहुत ज्यादा शुरू हुए। और एक्चुअल में दंगे फसाद के पीछे ना कहीं पाकिस्तान का भी हाथ था, क्योंकि देखो पंजाब से टच में ही है पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये चाहता था कि हमारे अंदर ही इंटरनली बहुत सारी लड़ाइयां हुई, क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्टली लड़ाई करके, खुद वॉर करके हमारे सामने कभी जीत नहीं पाया। ठीक है ना, ऐसे हमने 62 का लड़ाई देखा, तो हमने 62 में तो चाइना के साथ हुआ था। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी 65 की लड़ाई हो गई। ठीक है ना, आगे 99 में भी हुई थी। ये सब चीज अभी तो नहीं है, लेकिन नॉर्मली आपको पता है कि कभी भी पाकिस्तान जो है ना, हमसे लड़ाई में, डायरेक्ट लड़ाई में, सीधा सीधा लड़ाई में कभी जीत नहीं पाएगा, क्योंकि उसका उतना जो कैपेबिलिटी है वो है नहीं। ठीक है ना, देखा जाए तो। लेकिन वो कहीं ना कहीं क्या करता है, षड्यंत्र रचता है, यानी कि कहीं ना कहीं एक तरीके से माइंड गेम खेलता है कि हमें इंटरनल इश्यूज की वजह से ही प्रॉब्लम हो। तो वो टाइम पे भी पंजाब को जो इशू चल रहा था कि वो उसको खालिस्तान बना दिया जाए, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है उसको सपोर्ट कर रहा था, वायलेंस को भड़का रहा था, ताकि आंदोलन वगैरह तेज हो जाए, दंगे फसाद हो, ऐसा वो जानबूझ के कर रहा था पाकिस्तान। ठीक है ना, डिस्ट्रक्टिव हो गया था काफी ज्यादा। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था वो टाइम पे, इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी वो टाइम पे, तो इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया था, भेज दिया था मिलिट्री को, यानी कि आर्मी मिलिट्री को भेज दिया था, सो दैट वो क्या कर सके, स्टेबलाइज कर सके, वो जो चीजें हो रही थी वहां पे उसको स्टेबलाइज कर सके। तो जो गोल्डन टेंपल था अमृतसर में, आपको पता है गोल्डन स्वर्ण मंदिर जिसको बोलते हैं, गोल्डन टेंपल, वहां पे मिलिट्री तैनात की गई थी 1984 के द्वारा। ठीक है ना, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे पता चला था कि 1984 में
1984 में ऐसा पता चला था कि जो गोल्डन टेम्पल है वहां पे, उसके आसपास के इलाके में या फिर उधर पे बहुत सारे टेररिस्ट ने क्या किए, पनाह ली हुई है, यानी कि उधर छुप के बैठे हुए। तो ये चीज को देखते हुए यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया था, मिलिट्री भेज दिया था वहां पे, और बहुत सारे ऐसे आर्मी ऑफिसर्स भेजे गए थे सो दैट वो चीज का जायजा लिया जाए और उसको कंट्रोल में किया जाए सिचुएशन को। ठीक है, तो वही दौरान क्या हो गया था वहां पे कि जो प्रधानमंत्री जो थी हमारी इंदिरा गांधी, उनके ही बहुत सारे बॉडीगार्ड्स के पैनल होते हैं, आपको पता है हर एक प्राइम मिनिस्टर का एक अपना एक अलग से सिक्योरिटी होता है। तो जो प्राइम मिनिस्टर का जो सिक्योरिटी था उसमें जो बॉडीगार्ड्स थे ना, उसमें से ही एक बॉडीगार्ड ने धोखा दिया और प्राइम मिनिस्टर जी यानी इंदिरा गांधी का वो टाइम पे क्या हो गया, असासिनेशन हो गया, यानी कि खेल खत्म हो गया, वहां पे मर्डर कर दिया गया, यानी कि उनके ही बॉडीगार्ड द्वारा प्रधानमंत्री को मार दिया गया। कौन से प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी की हम बात कर रहे हैं। तो वो टाइम पे ऐसा हुआ था, जिसकी वजह से बहुत बार क्या हो गया था, एक तरीके से बहुत ज्यादा आंदोलन एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई थी, थोड़ा सा अर्थव्यवस्था और बोल सकते हो आपकी पॉलिटिक्स सिस्टम थोड़ा सा हिल गया था वो टाइम पे। तो ये सब चीज जो है वहां पे बहुत ज्यादा देखने मिली थी। ठीक है ना, और यहां पे उसी दौरान क्या हो गया था, एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था दोस्तों यूएलएफए। इसका फुल फॉर्म में बताऊंगा तो भी आप समझ के ले लो। यूएलएफए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है यहां पे यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। तो वो टाइम पे ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी कुछ ना कुछ आंदोलन हो रहे थे, क्योंकि आपको पता है देखो हर जगह अपना अपना इलाका था, सबका एक अपना अपना इलाका था। तो वो नॉर्थ ईस्ट में भी क्या हो गया था, ये जो अल्फा ऑर्गेनाइजेशन था ये भी अपना एक अलग से आंदोलन कर रहा था कि हमें भी सेपरेट स्टेट चाहिए एंड ऑल। ऐसे बहुत सारी आंदोलन जो है छिड़ चुकी थी उस दौरान में, और हर जगह कहीं ना कहीं दंगे और फसाद जो है वो हो रहे थे। कहीं पे शांति तरीके से हो रहे थे, कहीं पे एकदम भड़कीले हो रहे थे। तो ऐसे हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहे थे। तो जैसे इंदिरा गांधी का देहांत हो गया, आपको पता है इंदिरा गांधी का जैसे ही देहांत हुआ तो राजीव गांधी उनको क्या कर दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। ठीक है, तो राजीव गांधी जो थे वो क्या बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। एंड उन्होंने बहुत कोशिश की कि सब चीज को है कंट्रोल में कर लिया जाए, एंड कहीं हद तक वो पॉसिबल भी हुए। वो काफी ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज्यादा बिलीव करते थे, एंड उन्होंने हमारे इंडिया के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में काफी ज्यादा हेल्प किए कि वो आगे बढ़ पाए। ठीक है ना, ऐसा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में बहुत ज्यादा योगदान दिया है। ठीक है, तो काफी ज्यादा वो इंटरेस्टेड थे इसमें, और बहुत सारे जो इश्यूज थे हमारे इंडिया में उन्होंने कहीं बहुत सारी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश की थी उस दौरान वहां पे किया था। ठीक है ना, और वो टाइम पे खासकर जो श्रीलंका में जो तमिल माइनॉरिटी जो कुछ प्रॉब्लम इश्यूज चल रहे थे, तमिल माइनॉरिटी का ऐसे बहुत सारे क्या चल रहे थे, श्रीलंका में बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे। तो उसको भी कहीं ना कहीं उन्होंने देखा एंड उसको कंट्रोल करने की कोशिश की वहां पे। ठीक है ना, और उन्होंने ये जो श्रीलंका है, ठीक है ना, उसको अलग से यहाँ पे एक यूनाइटेड करने की उन्होंने ठानी, एंड बहुत सारी चीजों में उन्होंने श्रीलंकन गवर्नमेंट जो थी वहां पे उनको हेल्प किया। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे उन्होंने किया। बट ये जो चीज था ना, मतलब नॉर्मली वो कुछ तमिल कम्युनिटी के लिए करना चाहते थे, उनके लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन ये चीज ना काम नहीं आया। कहीं ना कहीं उनका जो ये जो प्रयत्न था, जो तरीका था, जो एक तरीके से आप बोल सकते हो मेहनत था उसके पीछे, वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, अब फिर क्या हो गया यहाँ पे, उन्होंने ये सब चीज के लिए, मतलब ये इंटरफेरेंस के वजह से तमिल कम्युनिटी में इंटरफेरेंस के लिए उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, और साथ ही में एक नया क्रिटिसिज्म उनके ऊपर चढ़ गया, यानी कि एक तरीके से उनके ऊपर एक अफवाह फैल गई। अफवाह भी बोल सकते हो, ये सच भी है, लाइक हमारे पास कोई एविडेंस अभी नहीं है फिलहाल में। ठीक है, आई डोंट नो, बट यहां पे उनके ऊपर एक इल्जाम लगा दिया गया, एक तरीके से क्या इल्जाम लगा दिया कि जो डिफेंस का डील था, एक डिफेंस का डील था। डिफेंस आपको पता है क्या होता है, हम लोग हथियार किसी दूसरे देश से खरीदते हैं, जैसे कि आपको पता है राफेल। ठीक है ना, आज के डेट में हमने कुछ बाहर से एयरफोर्स के बहुत सारे जो प्लेन्स थे जिसका नाम राफेल था, शायद आपने न्यूज वगैरह देखा होगा तो आपको याद होगा। तो राफेल जो था वो हमने फ्रांस से ऑर्डर किया था। वैसे उसी प्रकार यहां पे क्या हुआ था कि डिफेंस, वो टाइम पे डिफेंस थे, मतलब डिफेंस के जब डील होते थे तो उनके ऊपर एक आरोप था कि एक डिफेंस इक्विपमेंट डील में ना उनके ऊपर जो कैनन होते, कैनन यानी तोप, ठीक है ना, कैनन्स आपको पता ही है, कैनन्स तोप होते हैं। तो कैनन्स का जो डील था वहां पे कि दूसरे देश से कैनन्स जब लिया जा रहा था तो उनके खिलाफ एक इल्जाम लगाया हुआ था, एक ब्लेम कर रहे थे कि इन्होंने कुछ वहां पे क्या किया है, करप्शन किया, यानी कि घपला किया है। घपला इन द सेंस उन्होंने पैसा खाया है, ऐसा उन्होंने किया था। ठीक है, कहीं ना कहीं करप्शन का केस, करप्शन आपको पता है भ्रष्टाचार, तो करप्शन का केस कहीं ना कहीं उनके ऊपर डाल दिया गया था। करप्शन का केस मतलब उनके ऊपर ऐसा बोला गया था कि ये उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें से पैसे कमाए हैं, ऐसा उन्होंने बोला गया था। तो करप्शन जो था वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इशू बन गया था वो टाइम पे, क्योंकि हर एक नेता वो टाइम पे ऐसा था कि उसको पैसा कमाना है बस। ठीक है, देश के बारे में नहीं सोचना, उसको पैसा कमाना है। तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार था वो टाइम पे 1980s के दशक में ये बहुत ज्यादा चर्चा में था, और हर लोग जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जुड़े हुए थे वो टाइम पे। ठीक है, और खासकर जो मैं डिफेंस डील की जो बात कर रहा हूं, कैनन्स, उसका नाम था, जो कंपनी का नाम था दोस्तों वो था बोफोर्स, और ये बहुत फेमस चीज था, बहुत ज्यादा फेमस हुआ था बोफोर्स। ठीक है ना, ये बहुत हाईली एक बोल सकते हो डिफेंस डील था जिसमें किसी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने करप्शन किया है इस केस में। ठीक है, तो ये सब चीज हुआ था।
समझ में आया? तो करप्शन बहुत ज्यादा इश्यू बन गया था यहाँ पे। तो कांग्रेस पार्टी जो थी ना, ये सब चीज को मतलब बोलते हैं ना, कहीं ना कहीं एक हलचल क्रिएट हो गया था। जो कांग्रेस पार्टी थी जिसके प्राइम मिनिस्टर हमारे राजीव गांधी थी वो टाइम पे, जैसे मैंने बोला राजीव गांधी वो टाइम पे क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी क्या थे वो टाइम पे, प्राइम मिनिस्टर थे। तो जैसे ये सब चीज, इतनी सारी अफवाह, इतनी सारी जब चीजें किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, वो भी प्राइम मिनिस्टर जैसे, तो वो टाइम पे क्या होगा कि जो पार्टी का जो संतुलन था वो बिगड़ गया। तो ये जब संतुलन बिगड़ गया, यानी कांग्रेस में क्या हो गया, एक तरीके से हल्ला मच गया और एक तरीके से पूरे जो लोग थे उनका भी ट्रस्ट जो था कांग्रेस के ऊपर से उठता गया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ यहां पे कि जब इलेक्शंस करवाए गए तो कांग्रेस पार्टी को क्या करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। यानी कि इस बार जब वोटिंग हुआ इस दौरान, इस दशक में, तो कांग्रेस को ज्यादा वोट नहीं मिले और कांग्रेस पार्टी जो है हार गई, डिफीट हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल जो पार्टीज थे, क्योंकि अपोजिशन में बहुत सारे पार्टीज होते हैं आज के डेट में, आप देखोगे देयर आर सो मेनी पार्टीज। ठीक है, करेक्ट है। तो वो टाइम पे भी जो बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थे, उन्होंने मिलकर क्या किया, गवर्नमेंट बनाने का शुरू किया, जिसमें क्या हुआ, जनता दल और विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे, ठीक है ना, उनका एक तरीके से गठबंधन बोलते हैं ना, जैसे दो सरकार है, दो अलग अलग पार्टी है, तो किसी एक के पास अगर बहुमत नहीं है, बहुमत यानी एक तरीके से आप बोल सकते हो, क्या बोलेंगे इंग्लिश में उसको, बहुमत को फुल स्ट्रेंथ के साथ, जैसे कि आप 100 में से 100 वोटिंग है, टोटल 100 वोट है, तो 100 में से अगर 51 कोई जीतेगा तो वो जीत गया ना। लेकिन किसी के पास भी 51 नहीं था, तो दो लोग को ज्वाइन होना पड़ेगा आपस में, तब जाके 51 होगा। तो यहां पे दो लोग ने कंबाइन कर लिया आपस में, जनता दल ने और विश्वनाथ जो थे यहां पे प्रताप सिंह, जो कि हमारे अगले प्राइम मिनिस्टर बन गए। यानी राजीव गांधी के बाद जो अगले प्राइम मिनिस्टर बने, कौन बना, विश्वनाथ। ठीक है ना, विश्वनाथ, क्या नाम था उसका टोटल, विश्वनाथ प्रताप सिंह। देखो ये सब चीज हमें भी नहीं पता था, इवन मैं अगर मैं बात करूं, जब मैं छोटा था या फिर अभी भी बात करूं तो मुझे नहीं पता था। तो एक प्लस पॉइंट ये हो रही है कि आपके साथ साथ मेरा भी बहुत सारी चीजें जो है कवर हो रही है, एंड कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत ज्यादा नॉलेज आ रहा है। ठीक है, अगेन मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो आप बोलोगे कि सर आपको कैसे मालूम, तो आपको पहले से आता होगा, डोंट ये चीज गलतफहमी से निकाल दो दोस्तों, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो भी मैं कोशिश कर रहा हूं आपको पढ़ाने की, और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि यार थोड़ा सा ठीक ठाक तो पढ़ा ही ले रहा हूं मैं। ठीक है, कि एटलीस्ट आपको समझ में आ जाए। तो प्लीज मुझे कॉमेंट में करके बताना कि यार आपको ये मेरा हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, हो जाएगा स्टार्ट, लेकिन ये हिस्ट्री जो है वो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, वो चेक करते रहना, ठीक है, और कमेंट करते रहना। चलो हम बात करते हैं राजीव गांधी के बाद कौन बना, यहां पे हारने के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे वो क्या बन गए, अगले प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब क्या होना है, अब यार कुछ तो होगा ना। तो ये जब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने ना ओबीसी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया। यानी आपका ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट, यानी कि आपको पता है कास्ट सिस्टम होता है, आपको पता होगा कि जैसे कोई ओपन में आता है, जनरल कैटेगरी जिसको बोलते हैं, फिर ओबीसी होता है, एसटी एससी होता है। तो इसमें कास्ट सिस्टम के हिसाब से ओबीसी को यहां पे बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने की उन्होंने कोशिश किया था, और ओबीसी के ऊपर बहुत ज्यादा उन्होंने फोकस किया था। ठीक है ना। एंड बाद में क्या हुआ कि कहीं ना कहीं एक इंटरनल इश्यूज की वजह से, क्योंकि देखो ये जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो दो पार्टी के कंबाइन होने की वजह से बने थे, गठबंधन की वजह से बने थे, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होगा, जब भी इंटरनल इश्यूज होंगे, अंदर ही अंदर से जब इंटरनल इश्यू होंगे तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पे सेम हुआ कि ये जो विश्वनाथ प्रताप सिंह है वो ज्यादा देर तक पीएम जो है वो नहीं बन पाए, यानी कि बहुत लंबे समय तक, क्योंकि एक पीएम का, एक प्राइम मिनिस्टर का जो रियल टाइम स्पैन होता है वो कितना होता है, 5 साल होता है। ठीक है, तो ज्यादा देर तक वो टिक नहीं पाए। ठीक है, यानी 5 साल वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए और इनकी सरकार पहले ही गिर गई, क्योंकि इनके जो पार्टीज थे उनके अंदर क्या थे, बहुत सारे इंटरनल इश्यूज जो थे वो चल रहे थे कहीं ना कहीं। तो हुआ ये था कि जैसे ये हुआ ना, तो 1990 में, यानी कि ये जब हो गया तो 1990 में अगर मैं बात करूं तो 1990 में यहां पे एक नए प्राइम मिनिस्टर बने, और वो 1990 में जो नए प्राइम मिनिस्टर बने उनका नाम था दोस्तों चंद्रशेखर। वो एक नए प्राइम मिनिस्टर बने, एंड वो भी जो है उनकी गवर्नमेंट भी ज्यादा टिक नहीं पाई। यानी कि 1990 में चंद्रशेखर जो थे, चंद्रशेखर ये प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन इनकी भी गवर्नमेंट ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। एंड फिर अगले ही साल 1991 में इलेक्शन कैंपेन करवाया गया, जिसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगी। तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था दोस्तों एलटीटीई, इसका एक फुल फॉर्म है, मैं आपको बता दूंगा फुल फॉर्म, आप लोग नोट डाउन कर लेना, एलटीटीई। देखो मैं बता रहा हूं 1990 में चंद्रशेखर बन गए, कौन, प्राइम मिनिस्टर बन गए, लेकिन उनकी सरकार भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। तो हुआ ये कि देखो कांग्रेस के खिलाफ वैसे भी बहुत सारे लोग थे, और कहीं ना कहीं जब राजीव गांधी ने तमिल के कम्युनिटी के हिसाब से कुछ बोलना जब शुरू किया था, तो तमिल के साइड के जो लोग थे, टेररिस्ट बोल लो या फिर रिबेल्स बोल लो, बहुत सारे ऐसे लोग थे वहां पे जो इनके खिलाफ थे। तो उन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था दोस्तों एलटीटीई, इसका मतलब है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलियम, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलियम, जो एक संस्था थी, एक ऑर्गेनाइजेशन था। इनके अंदर जो एक तरीके से आप टेररिस्ट बोल लो या फिर जो भी बोलना है, आई डोंट नो, बट इसको मैं ऑर्गेनाइजेशन ही नाम दूंगा जैसा आपके सिलेबस में मेंशन है। तो इन्होंने क्या किया था, राजीव गांधी को असासिनेट कर दिया। क्या कर दिया, राजीव गांधी को, राजीव गांधी, देखो स्पेलिंग कभी कभी भूल जाता हूं मैं,
कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने, राजीव गांधी को क्या कर दिया दोस्तों, यहां पे एक तरीके से असासिनेट किया। असासिनेट करना मतलब क्या होता है, फिर से बता रहा हूं, ये आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। असासिनेट करना यानी कि खेल खत्म कर देना, यानी मर्डर कर देना। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, टेरर ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो भी बोल लो, इवन लाइक आपको जो अच्छा लगे बोलने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, राजीव गांधी का खात्मा कर दिया। अब खात्मा करने के बाद क्या होगा, तो यहां पे जो था ये सब चीज हो गया। एंड बाद में ये जो डिकेड था, जो 1980 की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये डिकेड क्या हो गया, यहां पे आके खत्म हुआ। यानी कि ये सब चीज, इतनी सारी घटनाएं हुई और 1980 जो है मेरा जो हमारा चल रहा था वो खत्म हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर में, मतलब वही दौरान 1980 जैसे ही खत्म हुआ, 1990s जब जमाना शुरू हो गया, तो वही दौरान ये सब चीज, तो इतनी सारी चीज हो रही थी, लेकिन एक नया मुद्दा भी शुरू हो गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर इशू। पाकिस्तान बोलता था कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा है, इंडिया तो पहले से ही बोलेगा क्योंकि वो तो उसका ही पार्ट है। तो पाकिस्तान बोलता था कि नहीं, ये मेरा पार्ट है, हमको दे दो। ऐसा ऐसा बहुत सारी चीजें जो है होने लगा, और जिसके वजह से ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो होने लगे। कहां पे होने लगे दोस्तों, इस पर्टिकुलर रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर में ऐसे बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो होने लगे। एंड जिसके वजह से क्या हो गया, बहुत सारे जो वहां पे लोग थे, जो जम्मू एंड कश्मीर में जो रहते थे, और खासकर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ गए थे, क्योंकि पाकिस्तान क्या कर रहा था, टेररिस्ट को भेजता था वहां पे, सो दैट आम लोगों को परेशान किया जाए और इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जाए। लेकिन ये सब चीज को देखते हुए यहां पे, तो जो आम इंसान थे वहां पे, जो पंडित थे, कश्मीरी पंडित थे, एंड बहुत सारे ऐसे लोगों थे वहां पे, उनको मजबूरन में क्या करना पड़ा, वो जो कश्मीर था, जम्मू एंड कश्मीर जो था, वो छोड़ के कहीं ना कहीं भागना पड़ा, जाना पड़ा कहीं दूर, ताकि वो सुरक्षित रह सके और अपने परिवार की रक्षा कर सके। तो ये सब चीज भी हुआ किसमें, जाते जाते 1980s के अंदर। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि 1980s में क्या क्या हुआ था। अब जल्द लेकर आऊंगा अगला लेक्चर, लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे कि 1991 के बाद ये सब चीज में क्या हुआ, और ये सब चीज डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग फ्यूचर में कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।